Hello everyone, this is Sandeep Bishnoi, Chartered Accountant, and today we are going to discuss a very important topic from the subject audit which is standards on auditing. आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो कि ऑडिट सब्जेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूँ कह सकते हैं हम कि ऑडिट जो है वो जिसके जितने भी कॉन्सेप्ट है ऑडिटिंग के अंदर आप लोग पढ़ोगे वो सारे कहीं ना कहीं बेस्ड है किसके ऊपर, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो ये एक थीम है जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है अगर आप ऑडिट सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं। और ऑडिट सब्जेक्ट को लेके जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेरीज, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की जो कमी रहती है कि चीज़ें याद नहीं रहती, वो सारी क्लियर हो जाती है अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को अच्छे से समझ लेते हो, अच्छे से इसको कवर कर लेते हो। चलिए, मेरी कोशिश होगी कि इस वीडियो के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के जितने भी क्वेरीज है, जितने भी डाउट्स हैं, आप समझ भी पाओ, साथ साथ में उसको याद भी रख पाओ। दोनों चीज़ें हम साथ करते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ने से पहले, उसके पीछे का बैकग्राउंड जो है वो हम लोग समझते हैं। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये क्या है? ये इंटरनेशनली जितने भी अकाउंटेंट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब का एक फेडरेशन है, एसोसिएशन है, जिसकी एक एसोसिएट बॉडी है, सहायक संस्था है, जिसका नाम है IAASB, मतलब इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड मतलब ये इंटरनेशनली क्या करती है? दो तरह के काम, एक तो ऑडिटिंग से रिलेटेड वर्क और दूसरा एश्योरेंस सर्विसेज से रिलेटेड वर्क। इनके लिए क्या सेट करती है? स्टैंडर्ड सेट करती है। और ये बोर्ड इसी का काम देखता है कि इंटरनेशनली जो है स्टैंडर्ड्स हार्मोनाइज्ड हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर आपने गुड्स एंड सर्विस टैक्स पढ़ा हो तो उसमें आता है, आपको एक पता हो तो, HSN कोड। HSN कोड क्या होता है? हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनली प्रोडक्ट को कोड देने के लिए एक तरह का फॉर्मूला अपनाया गया है कि ये इस तरीके से हम कोडिंग करेंगे हर प्रोडक्ट की। चैप्टर नंबर होगा, उसमें हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी। ठीक उसी तरह ये इंटरनेशनल बॉडी क्या करती है? स्टैंडर्डाइज करती है, एक लेवल पे लेके आती है जो ऑडिटिंग और एश्योरेंस का वर्क है उसको। और अपना जो इंडिया का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ICAI, वो क्या है? फाउंडर मेंबर है। किसका? जो ये IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ये जब बनी थी उसका एक मेंबर कौन था? उसका फाउंडर मेंबर था ICAI। तो ICAI ने भी क्या की? एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी। इस कमेटी का काम था कि इंडिया के अंदर जितना भी ऑडिटिंग और एश्योरेंस रिलेटेड वर्क है, ये बार बार वर्ड आ रहे हैं, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस क्या है, हम लोग थोड़ा सा आगे जाके इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एक बॉडी है जो क्या करती है इंटरनेशनली, ये दो तरह के काम है, इनके लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। भारत की संस्था कौन सी? ICAI, जो कि इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर मेंबर है। उसने भी एक कमेटी बनाई जिसका नाम था क्या? ऑडिट प्रैक्टिसेस कमेटी। जिसका काम क्या था? इंडिया के अंदर जितनी भी ऑडिट से रिलेटेड प्रैक्टिस, जितने भी ऑडिट से रिलेटेड वर्क होते हैं, उनके लिए क्या तय करना? स्टैंडर्ड्स तय करना। धीरे धीरे जाके ये कमेटी जो है वो 1982 के अंदर बनी थी, और ओवर द टाइम इस कमेटी को क्या कर दिया गया? कन्वर्ट कर दिया गया बोर्ड के अंदर। किसकी तर्ज पे? जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसी की तर्ज पे इंडिया में बन गया कौन सा? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे क्या? AASB। तो इतनी बात मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक उसकी बॉडी जो ऑडिटिंग से रिलेटेड वर्क को देखती है, उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करती है। क्योंकि इंडिया भी उसी संस्था का हिस्सा है, तो इंडिया ने भी अपने यहाँ पे क्या किया? जो ICAI है उसने एक कमेटी बना दी, कौन सी? ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। अब थोड़ा सा इस बोर्ड के बारे में समझते हैं। ये बोर्ड में कौन लोग होते हैं? एक तो सबसे पहले जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, मतलब जो ऑडिट और इससे रिलेटेड वर्क करते हैं। दूसरा, सेकंड हो गया
जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ है, जैसे सेबी हो गई, आरबीआई हो गई, इरडा हो गया, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, इन सभी संस्थाओं के क्या होते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। साथ में जो इंडस्ट्री के फेडरेशन होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के, उनके भी क्या होते हैं रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो ये सब मिलके इंडिया के अंदर क्या करते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो स्टैंडर्ड्स है ये कई तरीके के हैं इंडिया के अंदर। अभी के लिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो क्या काम करता है, ऑडिट सर्विसेज देता है। इन जनरल हम यही समझते हैं कि सीए क्या करता है, ऑडिट करता है। लेकिन देखिए ऑडिट का जो नेचर होता है वो एक अलग तरीके का नेचर होता है। उसके अलावा भी सीए कुछ सर्विसेज देता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा काम हम जानते हैं क्या करता है, वो रिटर्न फाइल करता है। किसके बिहाफ पे, क्लाइंट के बिहाफ पे। तीसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई लोन लेना है, इस तरह की कोई चीज़ करनी है, तो आप क्या बना रहे हो, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो। क्या बना रहे हो, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उनको चेक करने का काम, उनको बनाने का काम भी कौन कर सकता है, सीए करता है। इसके अलावा और अगर मैं काम बताऊं आपको, कोई कंपनी है जिसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो ऑडिट हो रखे हैं ऑलरेडी, जो क्या हो चुके हैं, ऑडिट हो चुके हैं, ओके है, किसी और ने, सीए ने उसको क्या कर दिया, ऑडिट कर दिया। अब ये कंपनी क्या लेना चाह रही है, बैंक से सीसी लेना चाह रही है, क्रेडिट लिमिट लेना चाह रही है। तो बैंक ने क्या बोला कि भैया आप अपनी जो कंपनी की इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसको क्या करवा के लेके आइए, किसी सीए से वेरीफाई करवा के लेके आइए। तो वो ये जो सीए है ये एक पर्टिकुलर क्या कर रहा है, इन्वेंट्री को चेक कर रहा है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक नहीं कर रहा है, वो तो किसी और ऑडिटर ने कर दिया। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री को, तो एक स्पेसिफिक सर्विस दे रहे हैं। फिर एक तरह की सर्विस होती है रिव्यू सर्विसेज। कौन सी सर्विसेज होती है, रिव्यू करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। यहाँ पे थोड़ा सा जिम्मेदारी कम होती है, जितनी ऑडिट में ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है उससे एक लिमिटेड चीज़ें चेक करता है रिव्यू के अंदर। तो ये कुछ सर्विसेज है जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट्स को अलग अलग तरीके की दे सकता है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए मैं जो इंडिया के अंदर स्टैंडर्ड्स अलग अलग बनाए हैं, किसने, ये जो संस्था है AASB, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इसने जो जो ये स्टैंडर्ड बनाए हैं उनको हम समझते हैं कि वो किस किस तरीके के हैं। तो देखिए दो तरह की सर्विसेज एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट दे सकता है। फर्स्ट होती है एश्योरेंस सर्विसेज और दूसरी होती है रिलेटेड सर्विसेज। चलिए क्या होता है एश्योरेंस सर्विसेज। एश्योरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए अगर इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप देखोगे तो क्या होता है, एश्योरेंस का अर्थ क्या होता है, टू एश्योर, किसी को भरोसा दिलाना। किसी को क्या दिलाना, भरोसा दिलाना। अब देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं सीए की या ऑडिटर की या अकाउंटेंट की, वो किस तरह का भरोसा दे सकता है, तो जब वो ऑडिट करता है तो अपने क्लाइंट को ये भरोसा देता है कि भाई आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, हमने चेक कर लिए। शेयर होल्डर्स को ये भरोसा देता है क्या, कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लिए वो ठीक है। तो एक भरोसा मिलता है किसको, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है। यूजर्स कौन कौन हो गए, शेयर होल्डर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, एम्प्लॉय हो गए, मैनेजमेंट हो गया। ये सब क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स, मतलब उसको इस्तेमाल करने वाले। शेयर होल्डर किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट को देखने के लिए, अपना जो पैसा लगाया है उसकी वेल्थ कितनी क्रिएट हो रही है। क्रेडिटर्स अपने पर्पज़ से देखते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेशन पर्पज़ से देखती है, एम्प्लॉय अपना फ्यूचर देखते हैं, मैनेजमेंट मैनेज करने के लिए देखते हैं। तो ये जितने भी यूजर्स हैं इन सब को क्या मिलता है, कहीं ना कहीं कोई तरह का अश्योरेंस मिलता है, भरोसा मिलता है, किसकी तरफ से, ऑडिटर की तरफ से। तो वो जो सर्विस ऑडिटर दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, अश्योरेंस सर्विसेज। और इसके अलावा बाकी जितनी भी सर्विस देता है, जैसे रिटर्न फाइल किया या ये दूसरे काम जिनमें कोई भरोसा नहीं दे रहा है कि हमने अकाउंट्स में से चीज़ें उठाई एज इट इज़ और उसका रिटर्न भर दिया, तो ये कौन सी सर्विसेज कहलाती है, रिलेटेड सर्विसेज। मेरे ख्याल से बात समझ आई होगी आपको। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मेनली दो तरह की चीज़ें दे सकता है, सर्विसेज दे सकता है। फर्स्ट कौन सी, अश्योरेंस, एंड सेकंड
रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है सर, इतनी बात तो समझ आ गई। अब जो एश्योरेंस सर्विसेज है, वो दो तरह की चीज़ों के ऊपर दिया जा सकता है। फर्स्ट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सेकंड, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए शब्द पढ़िएगा ध्यान से, क्या है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल। हिस्टोरिकल का मतलब कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो चुकी है, जो पास्ट में घटित हो चुकी है, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या देना, एश्योरेंस सर्विसेज देना। और दूसरी, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के अलावा कोई दूसरी इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर क्या देना, एश्योरेंस देना। अब एक बात बताइए, जो नॉर्मली कंपनी का पीएनएल और बैलेंस शीट जो बनती है, वो क्या हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है या प्रेजेंट इंफॉर्मेशन है? तो देखिए वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि पीएनएल बनता है फॉर द ईयर, मतलब साल खत्म हो चुका है। बैलेंस शीट बनती है एज ऑन दी डेट, मतलब 31 मार्च के दिन ये स्थिति थी। तो ये दोनों क्या है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब इसे गवर्न करने के लिए क्या बनाए गए हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अगर वो ऑडिट का काम कर रहा है तो क्या होगा, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। दूसरा, अगर वो ऑडिट पूरी नहीं करके सिर्फ इन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, तो इसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब जो ये शादी वाला एंगेजमेंट नहीं, यहाँ पे होता है एंगेजमेंट का मतलब जब ऑडिटर किसी काम के अंदर इंगेज होता है तो उसको बोलते हैं हम एंगेजमेंट। ओके, तो हम बात कर रहे हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन सी सर्विस दे रहा है, एश्योरेंस, मतलब किसी तरह का भरोसा दे रहा है। किस पे दे रहा है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे, जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी है उसके ऊपर। दो तरह के एश्योरेंस दे सकता है, एक तो फुल एश्योरेंस, मतलब जो मैक्सिमम ऑडिटर दे सकता है उसको तो बोलते हैं ऑडिट, उसको क्या बोलते हैं, ऑडिट। और दूसरा हो गया रिव्यू, जहाँ एक लिमिटेड एश्योरेंस देता है, सीमित एश्योरेंस देता है। ऑडिट को गवर्न करते हैं कौन, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब इनको कोड दिया गया है, कैसा, किस तरीके का कोड, तो 100 to 999 ये सीरीज चलेगी किसकी, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की। और जो रिव्यू का काम है इसके लिए सीरीज चलेगी 2000 to 2699। सर ये कैसे कोड है, बीच के कहाँ गए, पता नहीं कहाँ गए, ये इसी तरह के कोड है। दूसरा, एश्योरेंस सर्विसेज दे रहा है किसके ऊपर, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा किसी तरह का एश्योरेंस दे रहा है, तो उसके लिए बनाए गए हैं स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्लियर है, 3000 to 3699 ये सीरीज है इसकी। अब देखिए अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आप पूछोगे क्या हो सकते हैं, तो देखिए जो हम बात कर रहे थे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 5 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए प्रोजेक्टेड, और सीए उसको चेक कर रहा है। अब चेक क्या करेगा, 5 साल बाद की चीज़ें हैं, क्या अभी उसको चेक कर सकता है, नहीं, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है। ऑडिटर उसको चेक कर सकता है कि जो अनुमान लगाए गए हैं वो अनुमान जो है वो रियलिस्टिक है, ऐसे मन मर्जी से कुछ भी फिगर नहीं डाले हैं, उसको ऑडिटर चेक करता है। तो इसको गवर्न करने के लिए अब ये काम भी कैसे करना है, इंस्टीट्यूट की जो ये बॉडी है AASB ये बताती है, किसके माध्यम से, इन स्टैंडर्ड्स के माध्यम से। फिर नेक्स्ट है रिलेटेड सर्विसेज, मतलब जहाँ किसी तरह का ऑडिटर एश्योरेंस भरोसा नहीं दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटेड सर्विसेज। और इसको गवर्न करते हैं कौन, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इसके लिए है ऐसे 4000 to 4699। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आ गई है, इतनी सी बात थी। शुरुआत वापस से मैं क्विकली बता देता हूँ। इंटरनेशनल बॉडी जिसकी एक बोर्ड बनाया गया है जो क्या करता है, ऑडिट का वर्क करता है। देन इंडिया की वो बॉडी सुप्रीम ऑडिटर्स को गवर्न करती है, ICAI, उसकी एक बॉडी कौन, AASB, वो क्या करती है, स्टैंडर्ड बनाती है, मानक तय करती है, किसके लिए, इंडिया में जितना भी एक CA ऑडिटर काम कर रहा है, अकाउंटेंट काम कर रहा है। अब वो दो तरह के काम कर सकता है, एक तो जहाँ पे किसी तरह का वो भरोसा दे रहा है अपने यूजर्स को, दूसरा कोई भरोसा नहीं दे रहा है, रिलेटेड सर्विसेज। भरोसा किस पे दे रहा है, अगर हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, मतलब पहले की इन्फॉर्मेशन, जो घटनाएं घटित हो चुकी है, जैसे बैलेंस शीट, P&L जो नॉर्मली बनते हैं,
तो अगर उसको पूरा भरोसा दे रहा है तो उसको कहते हैं ऑडिट, अगर लिमिटेड दे रहा है तो उसको कहते हैं रिव्यू। ऑडिट के लिए है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और इसके लिए है स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। दूसरा भरोसा दे रहा है किसके ऊपर, अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जांपल के लिए प्रोजेक्टेड, मतलब आने वाले 5 साल के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए प्रोजेक्टेड, उसको ऑडिटर ने चेक किया। अब क्या उसको ऑडिट की तरह पूरी तरह चेक कर सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्टेड है तो इतना चेक नहीं किया जा सकता, तो इसके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड बनाए हैं, ठीक है। फिर रिलेटेड सर्विसेज, फिर एक लास्ट चीज आती है एसक्यूसी, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये जितने भी काम है इन सब के अंदर ऑडिटर क्या मेंटेन करे, क्वालिटी मेंटेन करे, तो इसके लिए होते हैं क्या, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, और इनकी सीरीज होती है 1 to 999। हालांकि लिमिटेड ही इश्यू किए गए हैं, इतने हैं नहीं। मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी हम शुरू करेंगे कौन सी, ऐसे 200 सीरीज। ऐसे 200 सीरीज कौन सी है, जिसके अंदर ऑडिटर से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया गया है, साथ ही ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई है। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग 300 सीरीज, जिसके अंदर ऑडिट की प्लानिंग, ऑडिट शुरू कैसे करनी, रिस्क का असेसमेंट कैसे करना, क्या होता है रिस्क असेसमेंट, क्या होती है प्लानिंग, डिस्कस करेंगे। देन फिर 500 सीरीज, ऑडिटर को एविडेंस, सबूत इकट्ठे करने होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं, वो क्या है, कैसे होते हैं, ये पढ़ेंगे हम ऐसे 500 सीरीज में। फिर कई बार ऑडिटर किसी और के कार्य को यूज करता है अपने ऑडिट के लिए, जैसे इंटरनल ऑडिटर हो गया, कोई दूसरा ऑडिटर हो गया, ब्रांच का ऑडिटर हो गया, किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज ले ली उसने, ठीक है। तो इन सब को कैसे यूज करना है, तो इसको गाइड करने के लिए स्टैंडर्ड की सीरीज है ऐसे 600 सीरीज। देन लास्ट है 700 सीरीज, जो क्या बात करती है, कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। जो भी ऑडिट का काम किया उसको कंक्लूड करना और फाइनली रिपोर्ट इश्यू करना, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग ऐसे 200 सीरीज। चलिए इसको शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशन बताना चाहूँगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूरे एसेस के दौरान, या यूँ कह दीजिए पूरे ऑडिट के दौरान, इन्हें आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इसको एक बार में ही क्लियरली समझ लेते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं हम लोग, क्या है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब देखिए ये क्या होता है, कोई भी कंपनी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है तो कोई एक तरीका तो उसको इस्तेमाल करना होगा, कोई एक तरीका उसको इस्तेमाल करना होगा कि भाई हम P&L को इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ डेबिट लिखेंगे, इधर क्रेडिट लिखेंगे, बैलेंस शीट ये 2 साइड वाली बनाएंगे, या अभी जो नया शेड्यूल 3 चल रहा है उसके हिसाब से बनाएंगे। तो एक कोई ना कोई तरीका तय करना पड़ेगा, प्लस उसके साथ क्या क्या प्रेजेंटेशन, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या करंट लाइबिलिटी में आएगा, क्या नॉन करंट लाइबिलिटी में आएगा, क्या क्या नीचे डिस्क्लोजर देने हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, फ्रेमवर्क कहलाता है, मतलब दायरा कहलाता है। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है, उसका क्या होना है, एक फ्रेमवर्क होना, उसका एक एरिया फिक्स होना कि इस तरीके से आपको बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, उससे रिलेटेड डिस्क्लोजर ये देने होंगे। और वो जो भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, हमारी कंपनी के ऊपर, एंटिटी के ऊपर, उसको बोलते हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये मैंने एक लेमैन की भाषा में आपको बता दिया क्या होता है। अब आप पूछोगे ये हमें क्यों पढ़ना है, ये टर्म, इस शब्द का क्या मतलब है हमारे लिए। तो देखिए जब तक ऑडिटर ऑडिट करने आएगा उसको ये पता नहीं होगा कि मुझे ये जो बैलेंस शीट, ये जो P&L, ये जो कैश फ्लो, ये जो डिस्क्लोजर जो चेक कर रहा हूँ मैं, किसको देख के चेक करूँ। मतलब इसने बैलेंस शीट ऐसे नहीं बना के कोई अलग ही बना दी कंपनी ने, तो ऑडिटर उसको गलत कहेगा कि नहीं कहेगा। कब कहेगा गलत, जब ऑडिटर के पास एक स्टैंडर्ड होगा कि भाई एप्लीकेबल तो ये हो रही थी लेकिन आपने ये बना दी, इसका मतलब ये गलत है, और ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिखेगा। तो ये ऑडिटर के लिए ज़रूरी हो जाता है क्या जानना, कि कंपनी के ऊपर कौन सा फ्रेमवर्क लग रहा है। चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है डेफिनेशन, द फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट, फ्रेमवर्क जो किसने अडॉप्ट किया है, मैनेजमेंट ने, या फिर वेयर अप्रोप्रिएट दो चार्ज विथ गवर्नेंस, TCWG। ये कौन होते हैं आगे देखेंगे। किसके लिए,
फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट किया, जो स्वीकार किया किसने, मैनेजमेंट या दो चार्ज विद गवर्नेंस ने। ये कोई आदमी है जिन लोगों ने स्वीकार किया है फ्रेमवर्क, किस काम के लिए, इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करने के लिए जो फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया है उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, लेकिन अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई है। ऐसे तो मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से कुछ भी उठा लिया, उसने कहा हम तो बैलेंस शीट अपनी मर्जी से बनाएंगे, पीएनएल अपनी मर्जी से बनाएंगे, फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना था हमने कर दिया, यही हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। आगे पढ़ते हैं। वो फ्रेमवर्क जो मैनेजमेंट या इन्होंने अडॉप्ट किया है किसके लिए, फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शुड बी एक्सेप्टेबल, वो स्वीकार्य होना चाहिए। किसको ध्यान में रखते हुए, नेचर ऑफ एंटिटी। किसको ध्यान में रखते हुए, नेचर ऑफ एंटिटी। जैसे मैं बताऊं, अगर कंपनी जो है वो क्या है, एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब बताओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या पीएनएल बनाता है या इनकम एक्सपेंडिचर बनाता है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाता है। अब एंटिटी का नेचर तो है एनजीओ, उसको फ्रेमवर्क तो होना चाहिए ये वाला, लेकिन मैनेजमेंट ने ये वाला अडॉप्ट कर दिया, तो ये ठीक नहीं है। मैनेजमेंट को दो चार्ज विद गवर्नेंस को फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना है, किसके लिए, इसके प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन के लिए, जो कि एक्सेप्टेबल हो, जो कि स्वीकार्य हो। किसको ध्यान में रखते हुए, या तो एंटिटी के नेचर को ध्यान में रखते हुए, नेचर को ध्यान में रखते हुए हमें ये लेना चाहिए था, या ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए। जैसे अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई खास पर्पज़ के लिए बना रहे हैं तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा होना चाहिए, उस तरीके से आपको फ्रेमवर्क अडॉप्ट करना है। या तीसरा, जो लॉ या रेगुलेशन द्वारा रिक्वायर्ड हो, जैसे कंपनी है तो कंपनी के केस में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है मैनेजमेंट के पास, उसको शेड्यूल 3 ही फॉलो करना होगा। क्या शेड्यूल 3 के अलावा कोई दूसरा फ्रेमवर्क वो अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी और बैलेंस शीट को बना सकते हैं, पीएनएल को बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो मेरे ख्याल से ये छोटी सी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। दोबारा से पढ़ लेते हैं। वर्ड का नाम है एप्लीकेबल, जो अपने ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है, क्या चीज़, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फ्रेमवर्क। क्या डेफिनेशन है, द फ्रेमवर्क विच इज, दोबारा मेरे साथ बोलिए, द फ्रेमवर्क विच इज अडॉप्टेड, जो अडॉप्ट किया है किसने, मैनेजमेंट या दो चार्ज विथ गवर्नेंस ने, ठीक है। फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट किया है किसने, मैनेजमेंट या दो चार्ज विथ गवर्नेंस, किस काम के लिए, फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने या उसको प्रेजेंट करने के लिए, और जो कि स्वीकार्य होना चाहिए, किसको देखते हुए, या तो एंटिटी के नेचर को देखते हुए, या ऑब्जेक्टिव को देखते हुए, या फिर लॉ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। ऑडिट एविडेंसेस क्या होते हैं, ऑडिट एविडेंसेस। देखिए, ऑडिट एविडेंस का मतलब है कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर क्या करता है, यूज करता है, किस काम के लिए, कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। देखिए सिंपल सी बात है, ऑडिटर ने ऑडिट शुरू की, ऑडिटर ने क्या की, ऑडिट शुरू की, उसने सबसे पहले क्या करना, चेक किया, वाउचिंग वेरिफिकेशन शुरू किया, एक एक वाउचर उठाया, चेक करना शुरू किया, और जहां उसको गड़बड़ लगी उसने इधर उधर पूछा, डेटर थे, डेटर को लेटर लेके पूछा कि भाई ये पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगते, क्रेडिटर से पूछा। तो ये सारे क्या कर रहा है ऑडिटर, ऑडिट एविडेंस इकट्ठे कर रहा है, सबूत इकट्ठे कर रहा है। क्यों, ताकि ऑडिटर किस पे पहुंच सके, एक कंक्लूजन पे पहुंच सके, एक निष्कर्ष तक पहुंच सके कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो सही है या सही नहीं है। तो इस कंक्लूजन पे पहुंचाने के लिए ऑडिटर को जो जो इंफॉर्मेशन लगती है वो सारे क्या कहलाते हैं, ऑडिट एविडेंस। ओके, तो इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन विच, जिसके ऊपर बेस्ड क्या होता है, ऑडिटर का ओपिनियन। ये कंक्लूजन पे ही तो बेस्ड होगा, क्या, उसका ओपिनियन, ठीक है। ये ओपिनियन क्या होता है, तो देखिए बहुत ही बेसिक बात है, वैसे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन ओपिनियन का मतलब होता है जो ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर ओपिनियन देता है, अपनी राय देता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या नहीं, उसको बोलते हैं ओपिनियन। अच्छा,
ये इन्फॉर्मेशन जो है इसमें दो तरह की चीज़ें आ सकती है। एक तो जो इन्फॉर्मेशन कहाँ है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, मतलब ये जो मैं कह रहा हूँ जितने भी वाउचर्स हैं, एंट्रीज है, ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट में जो भी इन रिकॉर्ड्स में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक तो वो, और दूसरी अदर इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा भी दूसरे भी एविडेंस हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा डेटर और क्रेडिटर से हमने कन्फर्मेशन लिया, कंपनी ने बैंक बैलेंस दिखा रहा था, हमने बैंक से लेटर लेके कन्फर्मेशन लिया। तो ये जो बैंक से लेटर आया, क्या ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड का हिस्सा था? नहीं, ये हमने बाहर से लिया, लेकिन ये भी ऑडिटर के लिए क्या है, एक ऑडिट एविडेंस है। ठीक है, चलिए आगे जो ये ऑडिट एविडेंस है ये कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट को आगे जाके। नेक्स्ट टर्म आती है ऑडिट रिस्क। ऑडिट रिस्क क्या होती है? देखिए, रिस्क that the auditor express an inappropriate audit opinion when the financial statement are materially misstated। बिल्कुल भी समझ नहीं आया। देखिए सिंपल शब्दों में मैं तो आपसे एक सवाल पूछूंगा कि ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा है तो उसको क्या खतरा है, क्या उसकी रिस्क है, बताओ। मैं आपको आसान कर देता हूं थोड़ा। ऑडिटर ने क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए, उसको सब कुछ ठीक लगा, सब सबूत वबूत उसने इकट्ठे कर लिए, एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए, और उसने ओपिनियन भी वैसा ही दिया। ओपिनियन में क्या बताया, सब कुछ सही बताया। बताओ कोई खतरा है ऑडिटर को? नहीं। क्यों? उसने चेक किया, ऑडिट एविडेंस लिए, उसको ठीक लगा, और उसने रिपोर्ट में भी ठीक ही बताया। लेकिन एक दूसरी सिचुएशन बताइए, मैं बताता हूँ। ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए, उसको तो ठीक लगा, उसने रिपोर्ट भी ठीक दी, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वास्तव में सही नहीं है, उससे कुछ गड़बड़ हो गई, उसने सही से चेक नहीं कर पाया। अब इस स्थिति में क्या होगा? उसने कैसा ओपिनियन दे दिया? गलत ओपिनियन दे दिया। उसने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ठीक बता दिया, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट असल में ठीक नहीं है। ये एक बहुत बड़ी क्या है, ऑडिट रिस्क है।